नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। पलामू में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 5 लाख का इनामी टीएसपीसी कमांडर ढेर, सर्च अभियान जारी। पलामू के मनातू जंगल में एक बार फिर नक्सली संगठन टीएसपीसी और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में टीएसपीसी का एक कमांडर मारा गया है। इस अभियान को जगुआर, कोबरा और पलामू पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा अंजाम दिया गया है। मारे गए नक्सली की पहचान 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली के रूप में की गई है, जो कि टीएसपीसी कमांडर मुखदेव यादव है। इस मुठभेड़ की पुष्टि पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने की है। बताया जा रहा है कि जिस टीएसपीसी संगठन के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है, उन्हीं के साथ बीते 3 सितंबर की रात हुए मुठभेड़ में पलामू पुलिस के जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद इन नक्सलियों को टारगेट किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार 10 लाख का इनामी कमांडर शशिकांत गंझू को टारगेट कर एक बड़ा सर्च अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में कोबरा, जगुआर समेत कई सुरक्षा बलों की भी तैनात किया गया है। सर्च अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम मनातू के जंगलों में पहुंची, नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों की टीम ने भी फायरिंग की है। सूत्रों के मुताबिक रविवार की अहले सुबह से फायरिंग लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि यह टीएसपीसी संगठन के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें 200 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। एसपी रिस्मा रमेशन ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा है कि इलाके में सर्च अभियान अब भी जारी है। वहीं उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली शशिकांत गंझू, जो टीएसपीसी नक्सली संगठन का सुप्रीमो है, और इसके दस्ते में 8 से 10 सदस्य शामिल हैं। घटनास्थल से मारे गए नक्सली के साथ एक इंसास राइफल भी बरामद किया गया है। जमीनी विवाद में युवक का सर धड़ से अलग, 3 आरोपियों ने उतारा मौत के घाट, तीनों फरार। रांची के तमाड़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन विवाद में युवक का सर धड़ से अलग कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद गांव में सनसनी मच गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान सुरेश स्वांसी के रूप में की गई है। पूरा मामला तमाड़ थाना क्षेत्र के बाकी भुरसुड़िया का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक सुरेश गांव के ही अन्य साथियों के साथ मशरूम चुनने के लिए खेत में गया हुआ था। काफी समय होने के बाद भी जब वह वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, पर उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया। खोजबीन के दौरान ही सुरेश का एक दोस्त आता हुआ दिखा, जो कि सुरेश के साथ ही मशरूम चुनने के लिए खेत गया था। दोस्त से पूछने पर उसने बताया कि सुरेश को गांव के ही 3 अन्य लोगों ने धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी है। आनन फानन में परिजन जब खेत में गए तो देखा कि सुरेश का सर धड़ से अलग कटा हुआ खेत में पड़ा हुआ है। बिना मान्यता वाले 5,879 स्कूलों की अब खैर नहीं। झारखंड में अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन, 8.37 लाख बच्चे प्रभावित। झारखंड में बिना मान्यता वाले 5,879 स्कूलों की अब खैर नहीं है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन किया है। अब सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से मान्यता लेनी होगी। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल में बदलाव शुरू कर दिए हैं। विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह ने बताया कि सितंबर के अंत तक पोर्टल अपडेट हो जाएगा और अक्टूबर से जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। देश भर में पिछले साल 22,298 स्कूल बिना मान्यता के थे, जिनमें 24,34,238 विद्यार्थी नामांकित थे। अकेले झारखंड में 5,879 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। इन स्कूलों में 8,37,879 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और 46,421 शिक्षक कार्यरत हैं। हजारीबाग से गिरिडीह जा रही पिकअप पलटी, 10 घायल, 2 की हालत गंभीर, रिम्स रेफर। हजारीबाग से गिरिडीह जा रही पिकअप वैन बगोदर के पास पलट गई है। हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को रांची के रिम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। पिकअप में महाराष्ट्रीयन कॉलोनी हजारीबाग के निवासी सवार थे। हादसा हरियरधाम के पास हुआ, जहां गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। अन्य घायल लोगों का इलाज हजारीबाग के सदर अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता राहत कार्य में सक्रिय हैं और घायल लोगों को हर संभव मदद प्रदान कर रहे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने भी घटनास्थल पर तैनाती बढ़ाई है। नियमित व्यापार के लिए गिरिडीह जा रहे महाराष्ट्रीयन कॉलोनी के लोगों के लिए यह हादसा चिंता का विषय बन चुका है। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता राहत कार्य में सक्रिय और घायल लोगों को हर संभव मदद प्रदान कर रहे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने भी घटनास्थल पर तैनाती बढ़ा दी है। दुर्गा पूजा सुरक्षा के डीजीपी करेंगे समीक्षा, 20 बिंदुओं पर तैयार हो रहा खाका। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को लेकर झारखंड पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर है। त्योहारों के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा इंतजामों और व्यवस्था को संभालने के लिए बनाई गई योजना की समीक्षा डीजीपी करेंगे। समीक्षा को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने 20 बिंदु तैयार किए हैं। 16 सितंबर 2025 को झारखंड के डीजीपी
अनुराग गुप्ता सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, रेंज आईजी, डीआईजी सहित मुख्यालय के सीनियर आईपीएस अफसरों के साथ आगामी पर्व त्योहार को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बैठक में 20 बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। 16 सितंबर को झारखंड पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी के सामने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को 20 पॉइंट पर सुरक्षा का ब्यौरा रखने को कहा गया है। ऐसे में सभी जिलों के पुलिस अधिकारी अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। गढ़वा में विश्वकर्मा पूजा पर वाहनों की बुकिंग धीमी, जीएसटी घटने का इंतजार। विश्वकर्मा पूजा करीब है, लेकिन इस बार वाहनों की बुकिंग की रफ्तार बिल्कुल सुस्त दिखाई दे रही है। आमतौर पर इस मौके पर ऑटोमोबाइल शोरूम में ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार दृश्य अलग है। वजह है 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी में छूट की घोषणा। लोग मान रहे हैं कि इस छूट से वाहनों के दाम घट जाएंगे, इसलिए फिलहाल बुकिंग रोककर वे इंतजार करना ज्यादा उचित समझ रहे हैं। ऑटोमोबाइल कारोबारियों का कहना है कि हर साल विश्वकर्मा पूजा पर बम्पर सेल होती थी। टीवीएस शोरूम के मैनेजर संजय कुमार सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष विश्वकर्मा पूजा पर 25 वाहनों की बिक्री की गई थी, लेकिन इस वर्ष अभी तक एक भी वाहन की बुकिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब से ग्राहकों को यह जानकारी मिली है कि 22 सितंबर से जीएसटी में छूट मिलने वाली है, उस समय से ग्राहक शोरूम में आ भी नहीं रहे हैं। यदि एक दो लोग आ भी रहे हैं तो वे सिर्फ वाहनों के दाम और मिलने वाली छूट की जानकारी प्राप्त कर लौट जा रहे हैं। हीरो शोरूम के मैनेजर एहतेशाम खान ने कहा कि विश्वकर्मा पूजा पर पिछले वर्ष 25 वाहनों की बिक्री हुई थी, लेकिन इस वर्ष अभी तक एक भी वाहन की बुकिंग नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सभी ग्राहक जागरूक हो चुके हैं। सभी ग्राहक जीएसटी में संशोधन होने का इंतजार कर रहे हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बुकिंग कई गुना बढ़ जाती है। शोरूम में ग्राहकों की भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार स्थिति उल्टी है। 15 से 17 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। लो प्रेशर एरिया, एक्टिव मानसून टर्फ का असर। झारखंड में अब तक सामान्य से 19% ज्यादा बारिश। झारखंड में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 15 से 17 सितंबर 2025 तक राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मानसून टर्फ के कारण बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। खासकर विश्वकर्मा पूजा के दिन यानी 17 सितंबर को भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर को सिमडेगा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और धनबाद जिलों में भारी बारिश और वज्रपात हो सकता है। 16 सितंबर को हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज प्रभावित हो सकते हैं। वहीं 17 सितंबर को चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी वर्षा की संभावना है। राजधानी रांची में भी मौसम विभाग ने 19 सितंबर 2025 तक बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्का से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विश्वकर्मा पूजा के दिन रांची में भी वज्रपात और बारिश हो सकती है। शनिवार को शहर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बीते 24 घंटों में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार दुर्गा पूजा के दौरान भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। झारखंड में यूरिया संकट, धान की पैदावार पर खतरा। बाजार में 450 तक बिक रही खाद। झारखंड में इस बार धान की बम्पर रोपाई हुई है। करीब 17 लाख हेक्टेयर में खेती हुई है, लेकिन पौधे कमजोर पड़ रहे हैं। वजह है कि रोपाई के बाद समय पर पर्याप्त यूरिया नहीं मिल सका है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार धान की रोपाई के 50 दिनों के भीतर पौधों को 2 बार यूरिया की जरूरत होती है। यह अवधि अब समाप्त होने को है, लेकिन राज्य भर में समय पर खाद उपलब्ध नहीं होने से फसल प्रभावित होने का खतरा बढ़ चुका है। सरकार का दावा है कि राज्य में यूरिया की कोई किल्लत नहीं है और जुलाई की कमी सितंबर में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन हकीकत इससे अलग है। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, चतरा सहित कई जिलों में यूरिया की भारी कमी है। लैंपस से खाद नहीं मिलने पर किसान बाजार से यूरिया खरीदने को मजबूर है। सरकारी दर 266.50 रुपये प्रति बोरी 45 किलो है, जबकि बाजार में यह 350 से 450 रुपये तक बिक रही है। ईपीएफओ 3.0, एटीएम और यूपीआई से पीएफ निकासी, क्लेम प्रोसेस आसान और पेंशन बढ़ोतरी पर विचार। अगर आप सरकारी या निजी नौकरी करते हैं और आपका पीएफ अकाउंट है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही अपना नया प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। इसका मकसद है पीएफ अकाउंट धारकों को बैंक जैसी सुविधाएं दी जा सके। अब तक पीएफ से पैसा निकालने के लिए 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ता था। लंबा क्लेम प्रोसेस और दस्तावेजी प्रक्रिया से लोग परेशान रहते थे, लेकिन ईपीएफओ 3.0 के आने के बाद यह सब आसान हो जाएगा। अब एटीएम और यूपीआई से तुरंत निकासी, तेज क्लेम प्रोसेस और पेंशन में बढ़ोतरी जैसी कई नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। ईपीएफओ यानी एक सरकारी निकाय है जो देश भर में
करोड़ों कर्मचारियों के पीएफ खातों को मैनेज करता है। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ में जमा होता है और उतनी ही राशि नियोक्ता भी योगदान करता है। रिटायरमेंट के समय यही राशि कर्मचारी को बड़ी आर्थिक सुरक्षा देती है। कोच्चि में आयोजित एरोबिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, खिलाड़ियों का रांची में भव्य स्वागत। 7 से 10 सितंबर 2025 तक केरल के कोच्चि में आयोजित एरोबिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने कुल 21 पदक अपने नाम किए। इसमें जूनियर वर्ग में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तथा सीनियर वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। नेशनल डेवलपमेंट में पहली बार इस टीम के एकमात्र सदस्य पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 4th पोजीशन हासिल की है। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर यह सफलता हासिल की है। देश भर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, लेकिन झारखंड के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींच लिया है। एरोबिक जिम्नास्टिक जैसे तकनीकी खेल में राज्य की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और इस बार की चैंपियनशिप इसका बड़ा उदाहरण है। इस कैटेगरी में टीम के एकमात्र सदस्य पृथ्वीदेव भट्टाचार्य ने शानदार खेल का परिचय देते हुए ऑल इंडिया में 4th स्थान हासिल किया है। छोटे स्तर पर मिली यह सफलता उनके उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करती है। और बता दें कि पृथ्वी ने पहली बार नेशनल खेला और फेडरेशन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कोडरमा में जेवरात की कर ली ठगी, बर्तन साफ करने के बहाने घर में घुसे 2 युवक, केमिकल का झांसा देकर लाखों के गहने ले उड़े। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नरेश नगर में ठगी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात ठगों ने गृहस्वामी सत्यजीत कुमार उर्फ गोलू के घर पहुंचकर खुद को कंपनी का प्रचारक बताते हुए गहनों की साफ सफाई करने का झांसा दिया। इस दौरान घर में केवल गोलू की मां और उनकी बहू मौजूद थी। ठग ने पहले घर के बर्तनों को साफ कर भरोसा जीता और फिर सोने के जेवरात साफ करने की बात कही। महिलाएं उसकी बातों में आकर अपने कीमती गहने उस बर्तन में डाल दी जिसमें पहले से केमिकल मिला हुआ था। गोलू की मां ने बताया कि उन्होंने अपने कानों से सोने के टॉप्स निकालकर बर्तन में डाल दिए। इसके बाद ठग ने उनकी बहू को भी जेवर साफ करने के लिए कहा। बहू ने घर से सोने की चेन, शादी में चढ़ाया हुआ ढोलना, अंगूठी और कानों के झुमके लाकर बर्तन में डाल दिए। इस बीच उसका एक और साथी बिना नंबर प्लेट की बाइक से वहां पहुंचा। दोनों ने चालाकी से महिलाओं के हाथ में केमिकल लगाकर तुरंत धोने को कहा। जैसे ही महिलाएं घर के अंदर हाथ धोने गई, वैसे ही दोनों युवक गहनों से भरा बर्तन लेकर मौके से फरार हो गए। पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा गुप्त एजेंडा के कारण नहीं लागू हो रहा पेसा कानून। खुंटी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए आदिवासी समाज अपने अधिकार पेसा कानून से वंचित है। संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस झामुमो की सरकार आज राज्य के आदिवासियों, पिछड़ों के असंवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब पेसा कानून लागू करने की मांग की है। राज्य में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया और कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत करते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार को पेसा कानून को लागू करते हुए ग्राम सभा को अधिकार सौंप देना चाहिए ताकि ग्राम सभा को इसे संचालित कर सके। इन्होंने कहा कि एनजीटी की रोक लगी है, ऐसे में बालू का उत्खनन नहीं किया जा सकता। सरकार एनजीटी की रोक खत्म होने से पहले पैसा लागू करे और ग्राम सभा के माध्यम से राजस्व की वसूली करे ताकि ग्राम सभा सशक्त हो और सबका विकास हो सके। झारखंड बिहार के 50 सीए पर टैक्स चोरी में संलिप्त होने का आरोप, 2000 करोड़ का खुलासा। राजनीतिक चंदे के नाम पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। झारखंड आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा की जांच में सामने आया है कि गुजरात की एक राजनीतिक पार्टी को चंदा देकर टैक्स चोरी करने की इस गड़बड़ी में झारखंड और बिहार के लगभग 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं। जांच के अनुसार करोड़ों रुपए का पैकेज पाने वाले लगभग 500 आईटी प्रोफेशनल्स ने गुजरात की आम जनमत पार्टी को करीब 2000 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसके बाद पार्टी ने 5% कमीशन काटकर बाकी नगद राशि दाताओं को लौटा दी है। इस प्रक्रिया में कई सीए ने न केवल आईटी प्रोफेशनल्स की मदद की है बल्कि खुद भी आयकर अधिनियम की धाराओं का गलत लाभ उठाया है। मामूली विवाद में बेटे और बहू ने बुजुर्ग पिता को पीट कर मारा, दोनों गिरफ्तार। चाकुलिया प्रखंड के श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र वीरभांगा गांव में पुत्र और पुत्रवधू की पिटाई से घायल बुजुर्ग पिता की मौत हो गई। 2 दिन पहले मामूली विवाद में गांव के 55 वर्षीय लखन मुर्मू के सौतेले पुत्र चैतन्य मुर्मू और उसकी पत्नी सुकुलमणि मुर्मू ने डंडे से पीटा था। घायल लखन मुर्मू ने शुक्रवार की देर रात घर में दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी पुत्र चैतन्य मुर्मू और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।
घटनाक्रम के मुताबिक विगत 11 सितंबर की रात किसी बात को लेकर चैतन्य मुर्मू ने पत्नी के साथ मिलकर अपने पिता पर डंडे से हमला कर दिया था। इससे उनके सीने में अंदरूनी चोट आई थी। घटना के बाद घायल लखन मुर्मू को चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाया गया था। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद वह घर लौट गए थे। शुक्रवार रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर शनिवार को श्याम सुंदरपुर थाना प्रभारी सुनील भोक्ता और एएसआई देव कुमार पुलिस बल के साथ वीरभांगा गांव पहुंचे। पुलिस ने शव बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पशुधन योजना में लाखों की हेराफेरी, रामगढ़ में जिला कल्याण विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। रामगढ़ से घोटाले का एक मामला सामने आया है, जहां जिला कल्याण विभाग के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री पशुधन योजना की 24,81,600 रुपए की राशि निकाली गई है। इस मामले को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर चौधरी ने रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में आपूर्तिकर्ता लतेहार के अमवा टीकर निवासी स्वर्गीय साकिब हुसैन के पुत्र मोहम्मद अमजद हुसैन समेत IDBI बैंक के कुछ कर्मियों पर आरोप लगाया गया है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दर्ज शिकायत के अनुसार 11 नवंबर 2023 को तत्कालीन डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें सुअर पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन के लिए मांडू, दुलमी, गोला, पतरातू और चितरपुर प्रखंड के 358 लाभुकों का चयन किया गया था। इस योजना के तहत तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी ने लाभुकों को भुगतान के लिए लगभग 94 लाख रुपए निकालकर IDBI बैंक रामगढ़ कैंट शाखा में जमा कराया था। ट्रेन में ऊपर वाली सीट पर सोने को लेकर जारी हुए नए नियम, जाने पूरा अपडेट। भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा से जुड़े कई नियम स्पष्ट किए हैं, जिनमें लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ और अपर बर्थ से जुड़े नियम भी शामिल हैं। अक्सर यात्रियों के मन में सवाल होता है कि क्या केवल नीचे बैठने या सोने वालों पर नियम लागू होते हैं या फिर ऊपर की सीट वालों को भी नियम मानने पड़ते हैं। रेलवे के अनुसार लोअर और मिडिल बर्थ पर यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं। दिन में इन सीटों पर बैठने की व्यवस्था होती है। वहीं अपर बर्थ पर बैठे यात्री कभी भी सो सकते हैं, यानी दिन हो या रात। अपर बर्थ की सीट पर आराम करना या लेटना नियम के खिलाफ नहीं है। अगर कोई यात्री लोअर बर्थ पर बैठा है और रात 10 बजे के बाद ऊपर बर्थ वाला यात्री अपनी सीट चाहता है तो उसे लोअर बर्थ खाली करनी होगी। लोअर बर्थ पर रात में लेटना या बैठना अनुमति के खिलाफ माना जाएगा। इसके अलावा अपर बर्थ पर सोते समय यात्रियों को सामान रखने के लिए भी नियम तय किए गए हैं। भारी सामान ऊपर ले जाना मना है, क्योंकि गिरने पर नीचे बैठे यात्रियों को चोट लग सकती है। केवल हल्का बैग या छोटा सूटकेस ही साथ रखा जा सकता है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को अपनी सीट का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे दूसरों को परेशान करें। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में अब 48 घंटे में ईमेल पर कॉपी, छात्रों के सामने होगा री-इवैल्यूएशन। रांची यूनिवर्सिटी से ऑटोनॉमी दर्जा प्राप्त छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे LLB और LLM के छात्रों के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अगर कोई छात्र अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट है तो 48 घंटे के भीतर उसकी उत्तर पुस्तिका ईमेल पर उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, छात्र की मौजूदगी में उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन भी 2 परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए छात्र को 300 रुपये शुल्क देना होगा। प्रिंसिपल डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद छात्र 5 पेपर तक इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकेंगे। अधिक अंक आने पर नया रिजल्ट मान्य होगा, जबकि कम अंक आने पर पहले वाला अंक ही माना जाएगा। इसके अलावा यदि फाइनल सेमेस्टर परीक्षा में 25% तक पेपर छूट जाता है तो छात्रों को स्पेशल एग्जाम का मौका मिलेगा। जैसे कि 4 पेपर में से 1 पेपर छूटने पर उस विषय की विशेष परीक्षा होगी। इसका उद्देश्य छात्रों का साल बचाना है। सिंघुम चैम्बर चुनाव में पहली बार एक तरफा रहा रिजल्ट, मानव केडिया बने अध्यक्ष। जमशेदपुर में कोल्हान का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन सिंघुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न किया गया। चुनाव परिणाम शनिवार को आया है, जिसमें मानव केडिया एवं कावंटिया की टीम सभी 30 पदों पर एक तरफा जीत हासिल की है। विपक्षी टीम संकल्प के सभी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। इस बार के चुनाव में मानव केडिया निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। मानव केडिया टीम के पुनीत कावंटिया ने महासचिव पद पर जीत हासिल की है। बता दें कि सिंघुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव हर 2 साल में होते हैं। चैम्बर के 2046 सदस्य हैं। चुनाव प्रक्रिया में ई-वोटिंग और ऑफलाइन वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस बार के चुनाव में कुल 1727 सदस्यों ने मतदान किया है, जिनमें 1118 सदस्यों ने ई-वोटिंग यानी ऑनलाइन वोटिंग की है। शनिवार को हुए मतदान में 928 सदस्यों में 606 सदस्यों ने मतदान किया है। मजिस्ट्रेट की निगरानी में चुनाव संपन्न किया गया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहे। 11 प्रमुख पदों के अलावा 30 कार्यकारिणी के लिए केडिया कावंटिया की टीम ने एक तरफा कब्जा जमाया है, जिस पर सभी लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। रांची के 5 पूजा पंडाल और गेट के ऊपर से गुजर रहा हाई वोल्टेज तार।
आने वाले त्योहारी सीजन में पूजा पंडालों की बिजली से सुरक्षा को लेकर ऊर्जा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने पूजा पंडाल और गेट को ओवरहेड लाइन से दूर रखने का साफ निर्देश दिया है। इसके बावजूद पूजा पंडालों और गेट के निर्माण में इसकी भारी अनदेखी हो रही है। शहर के 5 पंडालों में से किसी पंडाल के ऊपर से हाई वोल्टेज तार गुजर रहा है तो किसी के गेट के ऊपर से कहीं तो पंडाल के पास तार का जाल बना हुआ है। यह स्थिति भी तब है जब पिछले 40 सालों में 3 आगलगी की घटनाएं घट चुकी हैं। फिर भी ऊर्जा विभागों के नियमों को ताक पर रखकर पंडाल और गेट का निर्माण किया जा रहा है। मेन रोड मल्ला टोली के पूजा पंडाल के ऊपर से बीचों बीच हाई वोल्टेज तार गुजर रहा है। चर्च रोड पूजा पंडाल से ठीक सटा एक बिजली का खंभा है जिस पर तार मकड़ी के जाले की तरह उलझा हुआ है। कोकड़ दुर्गा पूजा समिति के हड़पखना दुर्गा पूजा समिति के तोरण द्वार से बिजली के तार गुजर रहे हैं। हद तो यह है कि ये वायर कवर्ड नहीं नंगे हैं। कोतवाली थाना के निकट बने तोरण द्वार की भी यही स्थिति है। यह हालत तब है जब विद्युत निरीक्षणालय ने स्पष्ट किया है कि बिजली के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लीची की खेती में आत्मनिर्भरता की ओर झारखंड। मनरेगा के तहत 336 पंचायतों में होगी खेती। झारखंड के 336 पंचायतों का चयन लीची की खेती के लिए कर लिया गया है और इन पंचायतों में लीची के पौधे लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय इसके लिए परामर्श प्रदान कर रहा है। इसी के परामर्श पर झारखंड के कई इलाकों में आम की खेती शुरू कर दी गई है और इसका नतीजा यह रहा कि झारखंड आम की खेती में आत्मनिर्भर बन चुका है और एक बार फिर लीची को लेकर तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। बागवानी मिशन से लीची के पौधे खरीदने के पीछे तर्क यह है कि यहाँ से खरीदे गए पौधों पर कहीं कोई शक नहीं रहता और पौधों की खरीदारी पर विभाग को छूट भी मिलती है। ज्ञात हो कि झारखंड में मनरेगा के तहत 336 पंचायत का चयन कर वहां लीची के पौधे लगाने के लिए निर्णय लिया जा चुका है। लीची के पौधे को लगाने में पूरा खर्च मनरेगा से उठाया जाएगा। इस योजना से श्रमिकों को भुगतान करने के साथ ही सामग्री मद में खरीदारी के लिए फंड का इंतजाम है। इसके अलावा 5 सालों तक पौधों की देखरेख भी इसी योजना से की जाएगी। झारखंड पहला राज्य है जहां मनरेगा से लगे पौधों की 5 साल तक देखरेख भी की जाती है। गिरिडीह के उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय खरियोडीह के करीब 200 छात्र छात्रवृत्ति से हो रहे वंचित। गिरिडीह के जमुआ स्थित उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय खरियोडी के 2024-25 बैच के लगभग 2000 छात्र पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विद्यालय का रजिस्ट्रेशन झारखंड सरकार के ई कल्याण पोर्टल पर नहीं हुआ है। जब इस बारे में बच्चों के अभिभावक प्रिंसिपल से पूछते हैं तो वह बताते हैं कि पिछले साल अक्टूबर 2024 में इस रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें हम क्या करें? बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए स्कूल की तरफ से बोनाफाइड पिछले साल नवंबर महीने में प्रदान किया गया था। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। हालांकि जब छात्र आवेदन देने पोर्टल पर जाते हैं तो उन्हें विद्यालय का नाम तो दिखाई देता है, लेकिन यह जानकारी नहीं मिलती कि विद्यालय में कौन से कोर्स चल रहे हैं। इस वजह से कई गरीब छात्र छात्रवृत्ति का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। धनबाद रांची शताब्दी एक्सप्रेस का किराया एसी बस से भी महंगा। रेलवे को किराया घटाने की मांग। पूजा स्पेशल ट्रेन की घोषणा। हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस में धनबाद से रांची तक का किराया एसी बसों से भी ज्यादा है। ट्रेन संख्या 12019 हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस में चेयर कार का न्यूनतम किराया 500 रुपए तय है। यह प्रति किलोमीटर दर के हिसाब से अन्य शताब्दी ट्रेनों की तुलना में काफी ज्यादा माना जा रहा है। उदाहरण के लिए चेन्नई सेंट्रल मैसूरू शताब्दी एक्सप्रेस में बेंगलुरु सिटी के मैसूर तक 138 किलोमीटर की दूरी का किराया 315 रुपए है। वहीं हावड़ा रांची शताब्दी में धनबाद से रांची तक 165 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को न्यूनतम 500 रुपए चुकाने पड़ते हैं। तुलना में धनबाद से रांची नॉन एसी बस का किराया लगभग 250 रुपए और एसी बस का लगभग 350 रुपए है। इस अंतर को देखते हुए ZRUCC सदस्य मुकेश कुमार जलान ने रेलवे प्रबंधन को पत्र लिखकर किराया कम करने की मांग की है। संत कोलंबस के पूर्व छात्र का IGCAR में GRF के लिए चयन। करेंगे परमाणु ऊर्जा पर शोध। हजारीबाग के वार्ड संख्या 33 सिरसी निवासी विनय चंद्र मिश्र के पुत्र सचिन अनुराग ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उनका चयन अब भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र चेन्नई में GRF हेतु हुआ है। सचिन का चयन उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और साक्षात्कार में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर हुआ। फेलोशिप के तहत वे 5 साल PhD की पढ़ाई करेंगे। सचिन संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के मेधावी छात्र रह चुके हैं। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से पूरी की है। सचिन वर्तमान में फिजिक्स वाला कंपनी में नीट के डाउन फैकल्टी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने भगवान नरसिंह की कृपा, अपने माता पिता के आशीर्वाद और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य सौरभ अनुराग ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए कहा है कि सचिन की यह सफलता न केवल उनके परिवार
और महाविद्यालय के लिए गर्व की बात है, बल्कि विश्वविद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।